में जो है कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए थे, कुछ एक क्वेश्चंस मुझे आज कराने थे। ठीक है, तो एक मिनट में क्वेश्चंस ही निकाल लेता हूँ और वहीं कहीं से देखता हूँ। एक मिनट चेक कर लूँ। बढ़िया, ये आपके ठीक है। चले रिकॉर्डिंग स्टार्ट करें, एक सेकंड में कर दी। इलेक्ट्रिक डाइपोल पे जब आप जाते हैं तो न्यूमेरिकल्स जो आपको करने हैं उनको करने के लिए मैं छोटे छोटे 3-4 फॉर्मूले एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ। एक तो आपने डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली हुई थी, और जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है उन इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपको याद दिला दूँ। नंबर 1, एक तो आपने निकाली थी एक्सियल या लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन, और एक्सियल या लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन की जो आपकी इंटेंसिटी आती है वो आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2πr अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल स्क्वायर। ये मैं याद दिला देता हूँ। ये कब काम में आएगी? ये काम में आएगी नॉर्मल स्टेट में, क्योंकि अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो दोनों फॉर्मूले आपको लगेंगे। और इन केस आप मान के चलते हैं a वेरी लेस देन r, शायद माइक खुला है आपका, हाँ, यानी आप कैसा डाइपोल कह देते हैं? आप कह देते हैं स्मॉल डाइपोल। स्मॉल डाइपोल के केस में आप ध्यान देखें, r स्क्वायर नेगलेक्ट हो जाता है तो चलो आप कर चुके हो, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। ये फॉर्मूला होता है 2p अपॉन r³ दैट्स ऑल। इसके बाद आपने एक दूसरा फॉर्मूला लिया हुआ था, वो आपने लिया था इक्वेटोरियल और या फिर ट्रांसवर्स पोजीशन के लिए, और ट्रांसवर्स पोजीशन के केस में आपकी यही इंटेंसिटी थी E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर आपका रह गया था केवल P, साथ में था r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। इसमें भी आपके पास यही कंडीशन आएगी, इफ़ द डाइपोल इज़ वेरी स्मॉल, तो फिर आपका ये हो जाता है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r³। तो एक तो ये दोनों इंटेंसिटीज़ आपको याद रखनी है, नंबर 1 और 2। फर्दर फिर हमारे पास जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल का बिहेवियर, इस बेसिस पे आपके पास 3 सेट और थे फॉर्मूलों के, और वो था अगर आप किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो टॉर्क टाउ = होता है PE sin थीटा। देन इसके बाद इसमें हमने ये भी कहा था कि इनमें से मैक्सिमम के लिए आप थीटा 90 लीजिएगा परपेंडिकुलर कंडीशन, तो मैक्सिमम टाउ मैक्स लिख देता हूँ। टाउ मैक्स = हो जाएगा PE। मिनिमम लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मिनिमम आपको अंदाज़ है sin 0 में 0 हो जाएगा। चौथे नंबर पे आपको दिखाता हूँ, इसी में आपने एक वर्क डन पढ़ा हुआ था। वर्क डन अगर आप देखेंगे W = आपका आ रहा था PE cos θ1 माइनस cos θ2। अगर आप एक एंगल से दूसरे एंगल तक कहीं घुमा रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल θ1 to θ2, 30 to 40, 40 to 60, जो भी दिया हो, और या फिर अगर आप इनिशियल पोजीशन से जाएंगे तो फिर आपका W था PE1 माइनस cos θ, जो थीटा ये था कि आपने किस एंगल से उसको रोटेट किया है। एंड फाइनल 5वें नंबर पे जो आप गए थे वो आपकी थी पोटेंशियल एनर्जी, ये थी आपकी माइनस PE cos θ। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी ध्यान देखना, इसका हम वेक्टर फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, वेक्टर P डॉट वेक्टर E में, और इसमें ध्यान रखना, इसमें अगर हमें कभी ज़रूरत पड़ी तो इसमें आप कौन सा फॉर्म इस्तेमाल करेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट का वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। ये अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम यूज़ कर लेंगे। आए कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन देखते हुए आते हैं। इस बात फुर्ती से मैंने आपको सारे फॉर्मूले एक बार रिपीट करा दिए हैं, जनरली आपने सारे पढ़े हुए हैं, आपकी कॉपी में ऑलरेडी लिखे भी हुए हैं। आए देखते हैं हम एक बार क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके लिए लेके चलता हूँ आज का, और बहुत सामान्य से डाइपोल के क्वेश्चन। ये आपसे कहेगा डाइपोल ऑफ लेंथ 0.1 मीटर। दूसरी एक चीज़ बताऊँ, जो कॉम्पिटिटिव या CBSE के स्टूडेंट्स हैं उनको एक होमवर्क दिया हुआ था, और उस होमवर्क को मैं आशा करता हूँ कि आपने कंप्लीट कर लें। उसके क्वेश्चंस प्लस इस डाइपोल के एडिशनल क्वेश्चंस जो आपकी शीट में मौजूद हैं, इनको हम डे आफ्टर टुमारो मॉर्निंग एक एक्स्ट्रा बैच लेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। तो इसलिए मेरा कहना ये, जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ इनके अलावा बाकी क्वेश्चंस आप एक अटेम्प्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि फिर उनको हम फुर्ती से निपटाएंगे।
आए वापस हम चलते हैं शुरू के बेसिक लेवल, ज़ीरो लेवल क्वेश्चन मैं आपके लिए इसलिए करता जा रहा हूँ कि पहले आपको बेसिक कंसेप्ट मजबूत हो जाए, फॉर्मूलों का इस्तेमाल समझ में आ जाए, फिर उसके आगे हम ग्रेडिंग अपनी धीरे धीरे बढ़ाते हुए चले। डाइपोल ऑफ लेंथ 0.1 मीटर लेंथ कह रहा है, यानी आपको मालूम है 2a गिवन है। चार्जेस ऑफ प्लस माइनस 500 माइक्रो कूलॉम, आपको दोनों चार्जेस गिवन है डाइपोल के। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, पहला जवाब जो है इसका बहुत आसान सा जवाब है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब आपको मालूम है ये होगा Q डॉट 2a। इसलिए मैंने कहा था ये सामान्य सी चीज़ें हैं जो अब आप खुद ही निकालना सीख सकते हैं, खुद भी निकाल सकते हो। Q डॉट 2a 500 माइक्रो कूलॉम में, माइक्रो का मतलब अब आपको बता ही चुका हूँ। हर आदमी के लेवल पे ध्यान से देखेंगे, जब हम थ्योरी पढ़ रहे थे हमने बहुत छोटी छोटी एक एक चीज़ें मार्क की हैं और मैंने साफ कहा है अब थ्योरी पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। माइक्रो मतलब क्या है, मिली मतलब क्या है, ये हम रोज़ाना डिस्कस नहीं करें। चलें 500 माइक्रो कूलॉम और साथ में आपने लेंथ 2a लिए 0.1 मीटर, यानी आप कह सकते हैं ये हो जाएगा 50 इंटू 10⁻6, सॉरी 500 इंटू 10⁻6, एक 1.1 कैंसिल होगा, 50 इंटू 10⁻6 या आप कह सकते हैं 5 इंटू 10⁻5 और लास्ट काम यूनिट ऑफ द डाइपोल मोमेंट कूलॉम मीटर। कर दें मज़े से, इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर दीजिएगा, फिर हम एक नेक्स्ट पे बढ़ेंगे। चलते हैं, इतना हिस्सा तो आप मेरे साथ साथ ही कंप्लीट कर सकते हैं। टेस्ट के क्वेश्चन में डाउट है अनमोल सिंह? अरे टेस्ट के कौन से क्वेश्चन में डाउट है, तुम्हें टेस्ट दिया भी नहीं था। दिया था मैंने। अच्छा दिया था, कितने नंबर आए तेरे? 110। हद हो गई, इतने नंबर तो मेरे जो नए बेचारे बैठे हैं उनके इससे ज़्यादा थे। हाँ तो गलती से ही गलती होती है यार, इसे कहते हैं गलती से मिस्टेक होना। तो आए तो बिल्कुल 130 होने चाहिए थे, 135। चलो कोई बात नहीं, टेस्ट अभी हम डिस्कस कर लेंगे लास्ट में, कोई समस्या नहीं, मुझे बता देना कौन सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलो ये तो निकाल ही दोगे। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस डिस्टेंट। आए इस वाले सवाल की चर्चा करता हूँ, पहले की चर्चा नहीं करना चाह रहा था, पहला तो मनोरंजन था। आपको 0.2 मीटर डिस्टेंस पे क्या चाहिए, आपको इंटेंसिटी चाहिए, और कहाँ है ध्यान देखना, ऑन द एक्सिस। बहुत ध्यान से देखें, मैं और अलग कलर के पेन से दिखा देता हूँ। सबसे पहली बात देखें पॉइंट ऑन द एक्सिस, नए लोग भी जुड़े हुए देखें, पॉइंट ऑन द एक्सिस का मतलब समझ में आ रहा होगा एक्सियल पोजीशन है। अब जब एक्सियल पोजीशन है तो हमारे पास दो ऑप्शन है, एक्सियल में अभी हमको ये फॉर्मूला लेने का या ये लेने का, तो कौन सा लें? तो ध्यान से पहले ये देखना, ये फॉर्मूला है जनरल फॉर्मूला जब आर और ए सामान्य है। ये फॉर्मूला उस कंडीशन का है जब ए वेरी लेस देन आर है, यानी डाइपोल आपका कैसा है, बहुत छोटा। तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा इस थ्योरी के बेसिस पे। फिर रिमाइंड करूंगा, न्यूमेरिकल्स ऑफ द फिजिक्स कैन बी सॉल्व्ड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट्स ऑफ द थ्योरी। थ्योरी मजबूत है तो फिर न्यूमेरिकल्स के बारे में सोचिएगा, अदरवाइज आप ना सोचें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो मैंने कहा अगर आप इस पे जाते हैं तो पहला तो मुझे समझ में आया, पॉइंट ऑन द एक्सिस है, एक्सियल पोजीशन है। अब ज़रा देखें लेंथ कितनी कह रहा है, 0.1 मीटर, और डिस्टेंस कितना कह रहा है, 0.2 मीटर। 0.1 मीटर की लेंथ है, 0.2 मीटर का डिस्टेंस है। यहाँ बहुत छोटा या नेग्लिजिबल वाला कंसेप्ट नहीं आएगा। 0.1 और 0.2 आपस में कंपेरेबल है, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कि आप कह सकें कि हमारा कैसा हो गया, नेग्लिजिबल हो गया। और इसीलिए ध्यान देखना, चूँकि नेग्लिजिबल नहीं है तो हम कौन सा फॉर्मूला सेलेक्ट करेंगे, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सोल स्क्वायर। आ जाओ एक लाइन में लिख देता हूँ एक्सियल, ये मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आपको समझ में आए। ई इज इक्वल्स टू आपका कितना होगा 1, चलो 9 इंटू 10⁻9 लिख देता हूँ, ये होता है 2πr अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। और बहुत ध्यान से देखना क्योंकि इसमें अक्सर लोग गलती करते हैं, तो ये रहा 9 इंटू 10⁻9 2 पी हम निकाल चुके हैं इंटू आर आपके पास डिस्टेंस दिया हुआ है 0.2 मीटर, अपॉन में चले जाइएगा
आर स्क्वायर माइनस हो, चलो पहले आर स्क्वायर कर देता हूँ माइनस, अब माइनस बहुत ध्यान से देखना, आपको ये नजर आ जाए ये जो 0.1 मीटर है ये ए नहीं है, ये 2a है। अगर ये 2a है तो a क्या होगा, इसका आधा, और इसका आधा यानी 0.1 का आधा कितना होगा, तो इतनी गणित आपकी तेज हो सामान्य है ना। अब इसमें दिक्कत नहीं हो भैया, 0.1 का मतलब 0.10 होता है, तो आधा कितना हो गया 0.05 और क्या है साथ में अरे तो मैंने कहा इतनी कैलकुलेशन आपके लिए मैंने नोट कर दी, इसको आप चाहें तो अब आप आराम से निकाल सकते हैं, नोट कर दें वैल्यू। अब मैंने कहा खुद निकाल लीजिएगा, नहीं किसी को निकालनी आए तो हम एक आध बार और बता देंगे, बाकी ये तो आपका बेटा रोज़ का काम है, तो ये तो आप अब करना शुरू कर ही दें, है ना। और किसी का आ जाए तो मुझे माइक अनम्यूट करके बता सकता है। निकाल लेंगे, हो गया सभी का, हाँ ना बताएं, यहाँ तक आपने नोट कर दिया तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। बोलो बालको फुर्ती से, कर दिया क्या यहाँ तक? ठीक है, बाकी मैंने कहा इनटू डिवाइड करते रहे ना, अब उसमें नहीं जा रहे, उसमें तो अपन टाइम खराब कहाँ करेंगे। आपकी बार एक दूसरा क्वेश्चन देखिएगा अपनी ही शीट से, सारे क्वेश्चन आपकी शीट से हैं। 2 चार्जेस ऑफ प्लस माइनस 0.2 माइक्रो कूलॉम, अभी नज़र आ रहा होगा माइक्रो कूलॉम में, यानी 10-6 के बजाय 10-12 हो जाएंगे, चार्ज दिया हुआ है, ठीक। और क्या कह रहा है, प्लेस्ड 10-6 सेंटीमीटर अपार्ट, ये चार्जेस के बीच का डिस्टेंस 2a दिया है, बहुत ध्यान देखना, 10-6 सेंटीमीटर दिया है। मैं इसको मीटर में लिख देता हूँ, अगर 10-6 सेंटीमीटर दिया है तो -2 और कर लो तो कितने हो जाएंगे मीटर में, 10-8 मीटर हो गए। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट, फिर आप ध्यान देखना, अब भी हमारा इंटेंसिटी कौन सी निकालनी है, एक्सियल ही निकालनी है। डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, डिस्टेंस आपका कितना है, आपका डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, यानी कि अब ज़रा इन दोनों चीज़ों को देखें, आपको नज़र आ जाएगा डिस्टेंस है 0.1 मीटर, लेकिन आपकी लेंथ है 0.00000, शायद पूरे नहीं हुए, एक आध और मीटर। और अब दिख रहा होगा ये एक ऐसा केस है जबकि आपकी लेंथ और डिस्टेंस इनमें बहुत ज़्यादा अंतर है, चेक कर सकते हो, 10⁻⁷ का अंतर है, 10⁻⁷ शायद 10 लाख या 1 करोड़ ऐसा समथिंग होता है, चेक कर सकते हैं, इतना ही अंतर आ रहा है ना भैया 10⁻⁷ का, यानी अंतर बहुत ज़्यादा है, 100 गुना, 1000 गुना या 10,000 गुना नहीं है, उससे भी कहीं कहीं ज़्यादा पर हो। इसीलिए हम यहाँ जो फॉर्मूला लेंगे, क्योंकि अब आप उस केस पर हैं जो मैंने कहा था, अब आप किस केस पर हैं, ए वेरी लेस देन आर, अब आप नेगलेक्ट कर सकते हैं और अब आप निकाल सकते हैं 2p/r³, बस इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन दिखाए। बाकी कह रहा है निकालें आप इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी आप कहाँ से निकालेंगे, चलो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, a 1/4πε0, और साथ में आपने लिया 2p/r³, जबकि मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ ये आपका कैसा केस है। दैट्स व्हाई आई हैव सिलेक्टेड द अदर वन फॉर्मूला, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 × 10⁹ × 2p, 2p की जगह आप रखेंगे 2, p का मतलब कितना होगा q, ये आपको दिख ही रहा है माइक्रो कूलॉम में, यानी 10-12 डॉट, जैसे आप जाएंगे हो गया 2, ये p में हमने लिया q और साथ में 2a हमारा कितना है 10-8 मीटर, ये हो गया आपका
और अपॉन में आपका r का क्यूब 10-1 का क्यूब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, दैट विल बी 10-3। और मेरा अंदाज़ा है अगर हल्का सा दिमाग का इस्तेमाल करोगे तो अगली लाइन में आपको आंसर ही मिल जाएगा, और आपका आंसर हो जाएगा कितना हो लेगा, चलो पावर ऑफ 10 काउंट कर लेते हैं, 10 की पावर 3 और 9 12 और -12 0, ये ख़त्म हो गए। 10 - 8 बचेंगे, और 10 - 8 के बाद 9 दूनी 18 और 18 दूनी 36, यानी कि, और लास्ट का यूनिट आपको याद हो, इसलिए मैंने कहा इतनी कैलकुलेशन आप 1 सेकंड में ओरल भी कर सकते हैं, तो कर दें मज़े से। और कोई और आंसर निकल रहा हो तो एक बार कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चल, कर दिया सभी ने? ओके, बढ़िया, आगे जाते हैं हम। ठीक है, वैल्यू तो रखी दोगे, इंटू डिवाइड कर लेना यार, इंटू डिवाइड में कहाँ दिमाग लगाएंगे। आ जाओ, एक और नेक्स्ट आता है कि यार एक और प्यारा सा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ तक आते आते इतना तो मिल ही गया है, लेंथ 10 सेंटीमीटर मतलब क्या कह रहा है, 10 × 10-2 मीटर। और आगे जाएंगे, एंड कंसिस्टिंग ऑफ चार्जेस ऑफ दिस मच, चार्ज दिया हुआ है Q, कहाँ निकालना है, एट ए पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच चार्ज, एक ऐसे पॉइंट पे निकालना है जो दोनों चार्जेस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे है। आपका ध्यान जाता है दोनों चार्जेस से सेम डिस्टेंस वाली एक ही कंडीशन हो सकती है, क्योंकि हमने गणित पढ़ी होती है, अंग्रेजी में हम कमज़ोर होते हैं। आपको ध्यान है ये लाइन इक्वेटर कहलाती है। ये लाइन इक्वेटर क्यों कहलाती है, कोई मुझे बताएगा? इस लाइन को हम इक्वेटर कहते हैं, इस लाइन का नाम इक्वेटर ही क्यों है? कोई बताओ फुर्ती से, माइक अनम्यूट करो। दोनों साइड से सेम डिस्टेंस। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इक्वेटर इसलिए क्योंकि दोनों साइड से इक्वल डिस्टेंस है। कोई सा भी पॉइंट ले लो, चाहे इधर चाहे इधर चाहे इधर, जितना डिस्टेंस इधर से होगा उतने इधर से होगा। अब आप बिल्कुल सही है, मैंने कहा था ना कभी कभार फिजिक्स के अलावा इंग्लिश काम में आ जाती है। जब आपसे कह रहा है पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच चार्ज, इससे भी 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हो और इससे भी 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हो, इफ बोथ द डिस्टेंसेस आर इक्वल देन डेफिनेटली इट इज द इक्वेटोरियल पोजीशन। ये कौन सी पोजीशन है? जो इक्वेटर पर है, दोनों साइड से इक्वल डिस्टेंसेस है, दैट्स ऑल। और जैसे ही हमें डिसाइड हुआ वैसे ही फॉर्मूला मार देते हैं। 20 सेंटीमीटर का पॉइंट है, 10 सेंटीमीटर की लेंथ है। फिर ध्यान से देखना, यहाँ पर भी दो ऑप्शन है, क्या हम नेग्लिजिबल लेंथ वाला लें या सामान्य लेंथ वाला लें। तो आओ देख लो, दोनों का कंपैरिजन करो। एक 10 है और 20 है, 10 और 20 में नेग्लिजिबल नहीं होता। 20 रुपये हैं और 10 रुपये हैं तो दूसरे को नेग्लिजिबल नहीं कहोगे। नेग्लिजिबल आप तब कहेंगे जब एक के पास 20 करोड़ हो, दूसरे पास 10 रुपया हो, तो कह सकते हो नेग्लिजिबल। यहाँ थोड़ी बता दोगे। तो 20 और 10 यानी नॉर्मल केस है, और नॉर्मल केस है तो हमारा फॉर्मूला हो गया, चलो फॉर्मूला लिख ही देता हूँ। E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 T अपॉन, और अभी तो एक और मज़ेदार काम होगा, कईयों से पावर 3/2 नहीं निकलने वाली। चलो कोई बात नहीं, हम निकालेंगे, हम निकालते हुए दिखा देंगे। ये मान के कि 7th 8th की चीज़ें आप जल्दी सीखेंगे, एक दिन में पिकअप करेंगे, ठीक है ना, ताकि हम 12th में चलते रहें। 9 × 10⁹ P का मतलब होगा Q × 2a, Q ये रहे और 2a लेंथ ये रही। तो आ जाओ पहले लिखते हैं Q का मतलब हो गया 1000 माइक्रो कूलॉम, का मतलब ये हो गया 10-6, ये हो गया आपका Q दिख रहा होगा, इंटू 2a आपको लेंथ दे रहा है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर का मतलब मालूम है ये हो गया सेंटीमीटर, अपॉन R आपकी कितनी दी है 20 सेंटीमीटर, R दी हुई है 20 सेंटीमीटर। तो चलो अभी पहले पूरा ही लिख देते हैं, मैं आराम से लिख देता हूँ ताकि किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। ये 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस a,
2a था आपका 10। फिर याद रखिएगा, ये बहुत कॉमन गलती है जो हम लोग ने एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल्स में करते हैं। ये जो आपका डिस्टेंस दिया है ये आपको ध्यान रहे ये 2a है, और अगर ये 2a है तो a यहाँ पर जो हमारा आएगा ये सिर्फ और सिर्फ 5 रह जाएगा। यहाँ से भी चेक कर सकते हो q इंटू 2a, ये 2a था तो a कितना रह जाएगा 5 सेंटीमीटर, यानी कि इसका स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आराम से लिख रहा हूँ क्योंकि पहला चैप्टर है तो मैंने कहा 6वीं 7वीं भी साथ में पढ़ाएंगे निःशुल्क, कोई दिक्कत नहीं है ना। इनटू और डिवाइड करने की अतिरिक्त कोई फीस आपसे नहीं ली जाएगी, लेकिन बस ध्यान रखिएगा 1-2 चैप्टर तक कर दें आराम से, इतना नोट कर दें। फिर मैं 1 सेकंड में इसकी कैलकुलेशन करता हूँ खटर पटर करते हुए, कर दें मज़े से। जैसे आप इतना लिख दें मुझे बताइएगा, फिर मैं आपको 1 सेकंड में कैलकुलेशन दिखा दूंगा, है ना। सिखाने का काम तो मुश्किल है, सिखा पाए कि नहीं पाए ये तो पता नहीं। लिख दिया इतना, बस अब सब लोग बोर्ड पे ध्यान कंसंट्रेट करें 1 मिनट के लिए। आप लिख पाए हो तो भी और ना लिख पाए हो तो भी ज़रा देखें कि आपको 10-2 नज़र आ रहे हैं। 10-2 का स्क्वायर भी नज़र आ रहा होगा, 10-4 हो गए। अगर ये 10-4 हो गए तो ये भी 10-4 हो गए। इस टर्म में और इस टर्म में 10-4 हैं, दोनों कॉमन आ जाएंगे। 10-2 का स्क्वायर 10-4 इसमें, 10-2 का स्क्वायर 10-4 इसमें, दोनों कॉमन होंगे। जब कॉमन होंगे तो पावर 3/2 का मतलब याद दिला देता हूँ, डिफरेंशियल इंटीग्रल इस साल फिर पढ़ चुके हो। पावर 1/2 का मतलब अंडर रूट होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ 10-4, पहले ले लो अंडर रूट, 10-4 का अंडर रूट हुआ 10-2, और या डायरेक्ट इनटू कर दो। मैं तो कहता हूँ 10-4 इंटू 3/2 कितना होगा 4×3=12 और डिवाइड बाई 2 तो आपके कितने होंगे 10 की पावर -6। इसलिए मैंने कहा पहला काम तो हो जाएगा अपॉन में आपके 10-6 कन्फर्म हो गए, ठीक है। अपॉन का हिस्सा भी लिख रहा हूँ। 20 का स्क्वायर आप कर लेंगे 400, 5 का स्क्वायर कर लेंगे आप 25, कितना हो जाएगा 400 और प्लस 5 स्क्वायर 25, 425। चलो इसको अभी मैं ऐसा लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, अगले स्टेप में निकालेंगे। कम से कम 10 की पावर तो हम पूरी निकाल ही चुके हैं। अब ऊपर आ जाए, ऊपर आ जाएंगे 10⁻⁹ और आराम से इसलिए चल रहा हूँ एक एक दिख जाए। 10⁻⁹, 10, 11, 12, 13 देखने लगी सारी, 9 और 3 12 और एक 13, 13 - 6, 13 में से 6 गए बचेंगे आपके 7, और 7 में से 2 गए बचेंगे 5, यानी ऊपर आपका बचेगा ठीक, चेक कर लीजिएगा एक बार। 9 3 12 और एक 13, 13 में से 8 गए, 5 आपके बच रहे हैं, बाकी 9 1 जा 9, ये आपका टोटल स्कोर ऊपर हो जाएगा। पहले तो ध्यान देखें 10 की पावर और ये फुर्ती से आपको सॉल्व करना आ जाती हैं। कर दें अगला स्टेप, फिर एक स्टेप और हम चल देंगे। ठीक, अब एक छोटी चीज़ बचती है, हैं तो क्या क्या सिखाना पड़ेगा। चलो खैर कोई बात नहीं, अभी तो पहले 1-2 चैप्टर हैं, पूरे मज़े लेंगे आराम से। जिन्हें आता है वो कर सकते हैं, जिन्हें नहीं आता वो देखें मज़े से। सारी ऐसी चीज़ें उठाऊंगा जो तुम बचपन की यादों में तुम्हें वापस लौटना पड़ेगा। आओ पहुंच गया क्या सारे लोग यहाँ तक? इस लाइन तक आ जाओ वापस। अब मैं यहाँ दिखाता हूँ, ध्यान देखें। चलो
और छोड़ो, मैं 425 की पावर 3/2 अलग से दिखा देता हूँ। जो मैं सोच रहा, जो मुझे सोचूंगा वो यहाँ देख लो, फिर वैल्यू रख देता हूँ। 425 की पावर 3/2 निकालने जाओगे, एक मज़ेदार बात है, 425 का अंडर रूट डायरेक्ट नहीं होता, क्योंकि आपको मालूम है 20 का 400 होता है, 21 का 441 होता है ना, इसका डायरेक्ट अंडर रूट तो नहीं है। डायरेक्ट अंडर रूट नहीं है तो मन में एक काम करो, ज़रा ध्यान देखना, मुझे लग रहा है 425 के आप करें फैक्टर्स, और जैसे ही फैक्टर मन में करोगे, और ध्यान रखना ये पूरी प्रोसेस रफ में या मन में होनी चाहिए, इसका मेन कैलकुलेशन से लेना देना नहीं है। कैलकुलेशन में तो हम सीधी वैल्यू रखेंगे इतना मन में करके। जब आप 81 की पावर 3/2 रखोगे तो सबसे पहला काम, ध्यान देखो, मैं 81 से निपट लूँ। 81 से इसलिए निपट लूँ, ये आसान है। 81 का 1/2 अंडर रूट हो जाएगा 9, और 9 की पावर 3 आ जाएगी। तो चलो मैं यहाँ लिखता हूँ, ये था 9 × 10⁵ मुझे दिख रहा है 81 का अंडर रूट हुआ 9, और यह है 9 की पावर 3। अब बचा एक 5 का अंडर रूट और फिर क्यूब, तो √5 का क्यूब करोगे तो √5 का क्यूब कितना होगा, √5 यानी कि 5√5, और साथ में कितने थे आपके 10⁻⁻�6। ये इतना मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आपको एक बार आसानी दिखता रहे। बाकी मैंने कहा था ये कैलकुलेशन आपको भैया कहाँ करनी होती है, ये आपको मन में करनी होती है, क्योंकि ये ऐसी कोई चीज़ नहीं कि अब 12th में कोई आदमी एक दूसरे को सिखा सके। और बस दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। एक आधे स्टेप में आपका ख़त्म हो जाएगा। ध्यान से देखो, न एक 9 कैंसिल हो जाएंगे, 10⁻⁻ हो जाएंगी 11। अरे थोड़ा 11 बड़ा हो गया लिखते समय, थोड़ा छोटा कर देते हैं ना। और अपॉन में आपका कितना बना रहेगा, 9 का आपका क्यूब है, एक 9 ख़त्म 81, और ये हो गए 425, और साथ में बने रहेंगे आपके √5, और लास्ट में आप लिख देंगे न्यूटन पर कूलॉम। ज़्यादा हो तो आप एक काम और कर सकते हैं, 10⁻11 है, एक 10 ले लीजिएगा तो उनसे कॉम कुछ कैंसिलेशन हो जाएगा, दैट्स ऑल। और कोई बहुत ज़्यादा इसमें काम होने वाला नहीं है, इतना आप कर सकते हैं। जो मैंने कहा सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। बस जो खास बात मैंने कहा ये ध्यान रहे, पावर 3/2 मतलब पहले अंडर रूट निकाल लीजिएगा, उसके बाद उसका क्यूब कर दीजिएगा, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व किया। कर दें मज़े से। और कुछ क्वेश्चंस करा देते हैं तो डाइपोल का लगभग हमारा टॉपिक एंड अप हो जाएगा। जैसे इतना कर दें तुरंत बताइएगा। हो गया सर। हो गया, ठीक बढ़िया, एक सेकंड में। आया। अब इसके बाद जो हम कहते हैं, ये आपके वो पुराने डेरिवेशन थे p sin थीटा वगैरह के, ये सारे आपको ने बताई थे। वर्क डन हो गया आपका, और जाएंगे आप, ये भी आपने निकाल चुके हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पे चलता हूँ, इसके मैं फॉर्मूले बता ही चुका हूँ। ये शायद क्वेश्चन हमने कल किया हुआ था। हेल्ड एट 30 डिग्री 9 × 10⁻26 कैलकुलेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द डाइपोल, ये क्वेश्चन हम लोग कल कर चुके हैं, है ना। एक आध क्वेश्चन शायद हमने इसके बाद वाला भी किया हुआ था। कौन सा किया था, डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ये भी हम कल कर चुके थे। डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का मतलब क्या था कि आपको चार्ज दिया हुआ है 1.6 × 10⁻19 कूलॉम सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस दिस मच। मैंने कहा था ये आपको 2a दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हैं? अरे ये किसका संगीत बज रहा है भाई? हिमांशु सिंह। हिमांशु सिंह को जरा म्यूट करो भाई। बालकों
कम से कम माइक ओपन रखते हो तो इतना तो ध्यान रखो क्लास में हो। कौन थे? हिमांशु सिंह भदौरिया। हो गया। चल, इसके बाद मैंने कहा कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट। एक तो आपका इंटेंसिटी दी थी और डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना था। डाइपोल मोमेंट में तो सीधा सीधा क्या करोगे, 2a और इस q का इंटू कर दोगे, दैट्स ऑल। और था टॉर्क एक्टिंग ऑन एक, टॉर्क भी हम लोग कल निकाल चुके थे। टॉर्क आपने कितना निकाला था, p साइन थीटा। p के लिए मैंने कहा था q और 2a आपको दोनों दिए हैं। e आपके पास मौजूद है इलेक्ट्रिक फील्ड, और लास्ट साइन थीटा 30 डिग्री। तो ये क्वेश्चन हम लोग कल कर चुके हैं और आगे हम बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को आपका चेक कर लेते हैं। आए कुछ क्वेश्चन यहाँ से करता हुआ जाता हूँ। ये कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। आपका 60 डिग्री के एंगल पर रखा हुआ है, थीटा गिवन है। विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 4 × 10⁵ न्यूटन पर कूलॉम। ई आपको गिवन है। एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क इक्वल टू दिस मच, टाउ गिवन है। और जानना चाह रहा है कैलकुलेट दी चार्ज ऑन द डाइपोल। अगर डाइपोल की लेंथ आपको कितनी दी है, 4 सेंटीमीटर। क्या करोगे, टॉर्क दे रहा है, एक ही फॉर्मूला बनता है, टाउ इज इक्वल्स टू पी साइन थीटा। हल्का सा क्वेश्चन पे निगाह डालें। क्या जानना चाह रहा है, चार्ज जानना चाह रहा है, लेंथ आपको दी गई है। चार्ज और लेंथ का मतलब ये है, थोड़ा सा इस फॉर्मूले को और आगे उठा लेता हूँ। टाउ इज इक्वल्स टू पी की जगह मैंने रख दिया q.2a, साथ में e और साइन थीटा। दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। केवल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, एक बार आराम से पढ़ते जाते हैं। टॉर्क ये रहा 8√3 इंटू 10⁻⁻5। q आपसे कह रहा है कैलकुलेट द चार्ज इंटू 2a। 2a आप देखेंगे, 2a लेंथ हमें दी है 4 सेंटीमीटर, यानी कि 410-2। ई इलेक्ट्रिक फील्ड हल्का सा तलाशेंगे, निकल आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 4 × 10⁵ और लास्ट साइन थीटा। साइन थीटा जरा सा ढूंढो, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो जहाँ तक मुझे याद है ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने लास्ट राउंड में सॉल्व किया हुआ था, और लास्ट राउंड में यहीं तक कहीं तक छोड़ दिया था। उन्होंने कहा था साइन 60 √3/2 रख लोगे, √3 कैंसिल हो जाएंगे। एक दो लोगों ने इसका आंसर ही बता दिया था। तो अगर किसी का नहीं हुआ हो तो हम कहते हैं नोट कर सकता है, बाकी जनरली यहाँ पे आपका एंड कर दिया जाएगा। ठीक, देखें क्या सबका नोट हो जाता है, हाँ ना बताएं। यस सर। ठीक है, हो गया, बढ़िया। आए और एक क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं पिछली फुर्ती से। नीट 2016, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। मैंने कहा बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है, और बहुत सामान्य सा क्वेश्चन क्या बता रहा है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। अब तो क्वेश्चन जल्दी जल्दी समझ में आएंगे। 30 डिग्री थीटा दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2 × 10⁵5, 5 ऊपर है, लास्ट राउंड में भी कह रहे थे। टॉर्क इक्वल टू 4 न्यूटन कूलॉम। इसका आंसर हमने निकाल लिया था यार, लास्ट राउंड में वाला किया हुआ था। 2 मिली कूलॉम में आंसर आ रहा था। ये किया है, सभी लोगों ने किया हुआ है ना। यस सर। हाँ, मुझे याद है, इसका मतलब लास्ट राउंड में हम क्वेश्चन करा रहे थे। फिर हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैंने कहा था अभी हम लास्ट में चर्चा करेंगे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर। इस क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस के अंतर्गत नीट या ये ऑल इंडिया पीएमटी, एक्चुअली नीट पहले आपके ऑल इंडिया पीएमटी के नाम से होती थी। 2004 का क्वेश्चन क्या कह रहा था, इलेक्ट्रिक डाइपोल एज द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स चार्ज एज क्यू। कितना चार्ज है किसी डाइपोल में, क्यू। इसका डाइपोल मोमेंट कितना है, पी। कोई नॉर्मल एबनॉर्मल चीज़ नहीं थी, यही हम मानते हुए जाते हैं। इट इज़ प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ये भी सामान्य घटना है। इट हैज़ डाइपोल मोमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। आपका डाइपोल मोमेंट कहाँ है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड है। और अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड समझ में आ रहा होगा। इसका मतलब, इस सेंटेंस का मतलब आपको समझ में आए, जब हम कहते हैं डाइपोल मोमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो अलोंग द डायरेक्शन का मतलब है 0, परपेंडिकुलर का मतलब है 90, और अपोजिट या एंटी पैरेलल का मतलब है 180 डिग्री। ये कंडीशन हम लिख चुके हैं, इसमें लिख दिया थीटा 90।
द फोर्स ऑन इट, कितना फोर्स काम करेगा इस पर। जब आप फोर्स पर जाएंगे तो ध्यान देखना, आपको मालूम है ये रहा डाइपोल, इस चलो पैरेलली रख देता हूँ आपकी सुविधा के लिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये डाइपोल आपका रखा हुआ है। क्या आपका ध्यान जा रहा है इस डाइपोल पे, एक इधर फोर्स लगेगा एक इधर लगेगा, दोनों फोर्स आपको मालूम है इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, और इक्वल एंड अपोजिट होते हैं इसका मतलब इसका जो एफ नेट होगा, टोटल फोर्स कितना आता है 0। हाँ, इक्वल और अपोजिट फोर्सेस का टोटल नेट फोर्स तो 0 आता है, बट दे कॉज अ रोटेशनल इफेक्ट, उस पर बात करेंगे। और आपसे कह रहा है एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी, तो फोर्स तो हो गया हमारा 0, और पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी, तो दे रहा है पोटेंशियल एनर्जी। क्या आपको ध्यान है जब आपका थीटा बराबर 0 होता है तो आपने लिख रखा है यू बराबर होती है माइनस पी ई कॉस 0 बराबर आपकी आती है माइनस पी, आपने आपकी कंडीशन लिख रहा हूँ जो आपने कॉपी में लिख रखी है ताकि आपको आंसर मिल जाए, मैं डायरेक्ट आंसर नहीं दे रहा, थोड़ा सा घुमा के दे रहा हूँ। यही लिखा है आपने माइनस पी मिनिमम, और साथ में आपने लिखा है स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब चेक कर लें, आपको अपने आप आपका आंसर मिल जाएगा। कोई ऐसा आंसर जो कह रहा हो फोर्स 0 है और साथ में बता रहा हो आपकी पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, मिनिमम। तो कोई बहुत, मैंने कहा कोई बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन नहीं था। एक्चुअली अगर आपको कंडीशन याद है कब मिनिमम होती है कब मैक्सिमम होती है कब क्या होती है, तो बड़े आराम से आप उसको निकाल सकते थे। तो ये हो गई आपकी कहानी इस क्वेश्चन की, तो ये तो समझ में आ जाएंगे। चलें एक और देखते हैं अगली बार आपका, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P इज लाइंग अलोंग आ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर ध्यान दिलाता हूँ, लाइंग अलोंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड। चल, जो मैं रिपीट कर रहा था, मैंने कहा था वेक्टर P इज लाइंग अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी पिछले क्वेश्चन में भी हमने लिया था। लाइंग अलोंग का मतलब क्या है आपका, थीटा इज इक्वल्स टू कितना है 0 डिग्री, आपको बिल्कुल साफ समझ में आए। द वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल बाय 90 डिग्री, अब आपने इस डाइपोल को 90 डिग्री से रोटेट किया है, तो एक काम करो ध्यान देखना, ये हो गई हमारी θ1, चाहे θ1 लिख लो, हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, लंबा वाला भी कर सकते हैं। और कितने से रोटेट किया है, आपने इसको रोटेट किया है बाई, और आराम से दिखा देता हूँ, बहुत सड़ा हुआ सवाल था, मैं कह दूँ बोर्ड एग्जामिनेशन में 1 नंबर का, बाकी ऐसे एग्जामिनेशन दे रहे होते ऑल इंडिया PMT या नीट सरीखे, तो उसमें आप देखेंगे बहुत अच्छे नंबरों के लिए क्वेश्चन था। अब क्या करना था, वर्कडन कितना होता है, क्या आपको ध्यान है, वर्कडन होता है PE, चाहो तो 1 माइनस कॉस थीटा रख दो, क्योंकि कॉस θ1 0 वैसे ही आना है, नहीं है तो मैं तो क्या करता हूँ डिटेल फॉर्मूला रख देता हूँ हमेशा, ताकि आपको ये कहीं भी काम में आ जाए। कॉस θ1 माइनस कॉस θ2 रख दो, कितना होगा PE। वैसे तो जो समझदार हैं जिन्हें कॉस की वैल्यू याद है उन्होंने ओरल कर भी दिया होगा, पर फिर भी तो मैं एंटरटेनमेंट के लिए कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है ना, कोई ये नहीं कहे कि पूरा नहीं किया। कॉस 0 और माइनस कॉस, अभी नहीं कर पाओगे, कॉस 0 1 और कॉस 90 0, कहानी ख़त्म। तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा ज़रा बताएं, बताएं कौन सा आंसर आएगा, ABCD। बी, बढ़िया, ये होगा सेकंड वन, ठीक है, बढ़िया, गुड वन। इतना तो मैंने कहा था, ये तो वैसे ही यार यहीं से करते करते ओरल निकाल सकते थे, तो मैंने जो थोड़ा सा कमज़ोर वर्ग है बेचारा उसके लिए इतना लिख दिया है, और अब क्या ऐसा भी लिखवाओगे, लो कितना होता था cos 0 1 है, इसको लिखने का क्या मतलब है, वैसे ही निकल जाना चाहिए। चलें कर दें और आगे बढ़ता है एक और क्वेश्चन। अगली बार हम उसी नीट 2012 या ओल्ड नेम AIPMT 2012 की तरफ बढ़ते हैं। इतना लंबा क्वेश्चन, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं दिख रहा, चलो ज़्यादा बड़ा है तो भी पढ़ते हैं। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट P, ये तो वैसे ही पता होता है, प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी E होती ही है, इसमें इतना बड़ा क्वेश्चन की क्या जरूरत थी। डाइपोल एक्वायर्स ए पोजीशन सच दैट द एक्सिस ऑफ द डाइपोल मेक्स एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड।
ये इम्पॉर्टेंट है, एक्सिस आपकी कितना एंगल बना रही है, ये एंगल थीटा बना रही है, तो ये भी कोई मान बात नहीं, थीटा ये एंगल हम मानते आए हैं, ठीक है ना। एज्यूमिंग दैट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इज टू बी जीरो व्हेन थीटा बराबर 90, आप एज्यूम करें कि पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी जब थीटा बराबर 90 होगा, तो आपको ये एज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको जब डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी कंडीशन लिखी है तो सेकंड कंडीशन यही लिखी है, पहली स्टेबल इक्विलिब्रियम थीटा जीरो माइनस पी मिनिमम, थर्ड कंडीशन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम थीटा 180 डिग्री यू बराबर प्लस पी मैक्सिमम, और बीच वाली आपकी 90 वाली में ज़ीरो ऑलरेडी है। तो यहाँ तक का क्वेश्चन तो आप देखें, मुझे ऐसा लगता है कोई बहुत खास नहीं था, तो सामान्य जानकारियाँ थी जो मालूम होती हैं, डाइपोल मोमेंट पी लेना है, फील्ड ई लेनी है। अब कह रहा है द टॉर्क एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल, टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी कितने होंगे, तो टॉर्क का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए पी साइन थीटा, इसलिए मैंने कहा आपको सिर्फ 30 सेकंड चाहिए थे इस क्वेश्चन को पढ़ने में, दैट्स ऑल, क्योंकि सारे आपके नोटेशन थे और टाउ बराबर फॉर्मूला याद है। देखें ज़रा कौन सा आंसर होगा, फुर्ती से बताएं, बताएं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चलो ये तीसरा गौतम का कहना है आंसर नंबर 3, थर्ड अंजलि का कहना है थर्ड, ठीक है ना, बढ़िया। डायरेक्टली फॉर्मूले, कोई खास चीज़ नहीं भैया, बाकी लोग भी ध्यान देखो यार, टाउ बराबर पी साइन थीटा तुम लिखे बैठे हो, टाउ बराबर सॉरी यू बराबर माइनस पी कॉस थीटा तुम्हारे पास ऑलरेडी है, सीधे सीधे फॉर्मूले पूछे थे, और इसने कहा था किसी बहुत बड़े एग्जामिनेशन के केवल नाम से मत डरा करो, कोई ज़रूरी नहीं कि आप एग्जामिनेशन के नाम से डर जाएं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं आपके एग्जामिनेशंस में, और हकीकत बताऊँ ज़्यादातर ऐसे आते हैं जो कि आपके आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, बहुत कम क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत टफ या अलग से दिखते हैं। होता क्या, हम टफ क्वेश्चंस के चक्कर में ऐसे सिंपल क्वेश्चंस को छोड़ जाते हैं। आप शीट देखेंगे इस चैप्टर में, जो कॉम्पिटिटिव बैच में उन्हें ध्यान जाएगा, तकरीबन 100 क्वेश्चन में इसमें से तकरीबन 60 क्वेश्चन मैंने पिछले साल के नीट, AIPMT, एम्स, जी मेन्स इन्हीं के करा रहा हूँ। इसके बाद जब चैप्टर एंड हो जाएगा तब 20 और 25 क्वेश्चन वो भी मेंस के ऐसे कराऊंगा कि तुम्हें लगेंगे हाँ थोड़े वजनदार हैं, बाकी कहीं से कहीं तक कुछ नहीं होना। चलें एक और ज़रा देखें अगला, अब की बार IEEE 2006 जी मेंस आपके लिए पहले IEEE के नाम से था। क्या कहता है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, इलेक्ट्रिक डाइपोल आपने 30 डिग्री पर रखा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। चलो मैं तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का 1 मिनट में बता भी देता हूँ, इससे हमारे 2 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ध्यान से देखना, जब आप जो है किसी यूनिफॉर्म फील्ड में आप इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख रहे होते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है कि इन दोनों पॉइंट्स पर इंटेंसिटी बराबर होगी। जब आप कोई भी डाइपोल यहाँ पर रखते हैं तो आपका ध्यान जाएगा इन दोनों सिरों पर लगने वाला जो आपका फोर्स होते हैं ये होते हैं इक्वल एंड अपोजिट, और जब इक्वल एंड अपोजिट होते हैं तो इसके लिए एक बहुत छोटी सी कैलकुलेशन दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो आपका एफ नेट आता है ये होता है 0, जो आप समझ में आ रहा है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, टोटल फोर्स कितना हो जाएगा 0, लेकिन दोनों मिलके एक कपल बना रहे होते हैं, इसलिए आपका टाउ नॉट इक्वल टू 0 होता है, और टाउ नॉट इक्वल टू 0 क्या आपको तो ये भी मालूम है कितना होता है पी साइन थीटा। तो किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी डाइपोल रखा जाएगा तो उस पर नेट फोर्स काम नहीं करता क्योंकि दो इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, बट टॉर्क काम करता है। अब मैं बात करता हूँ अगर फील्ड आपकी हो जाए नॉन यूनिफॉर्म, और कुछ मत कीजिएगा, सिर्फ फिगर पे ध्यान दीजिएगा, हो सकता है आपको वो चीज़ फिगरेटिव ही समझ में आ जाए जो हम समझाना चाह रहे हैं। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब क्या है, इसका मतलब है किसी एक जगह इसकी स्ट्रेंथ कम होगी, किसी दूसरी जगह ज़्यादा होगी। आओ मैं इसमें एक डाइपोल रखता हूँ और मैंने कहा था ध्यान देखना फिगरेटिव शायद समझ में आ जाए। मैं माने चलूँगा यहाँ पर आपका जो फोर्स लगेगा वो लगेगा ये, और जो यहाँ पर फोर्स लगेगा वो लगेगा ये। नहीं आया समझ में? अरे भैया चूंकि ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, और उल्टा भी कर सकते हो, इधर ज़्यादा इधर कम ले सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। ये तय है
कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कहीं कम और कहीं ज़्यादा होगी तो इसका मतलब एक फोर्स आपका छोटा रह जाएगा और दूसरा फोर्स आपका बड़ा हो जाएगा। इसमें क्या था, फिगरेटिव ही समझ लो। इसका मतलब इस केस में आपका एफ नेट ये 0 नहीं होगा, इस पर एक रिजल्टेंट फोर्स भी काम करेगा। और ध्यान देखना, टाउ तो आपको मालूम ही है, टॉर्क तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि दो फोर्सेस हैं, कहीं ना कहीं रोटेशनल इफेक्ट तो डेवलप करेंगे ही करेंगे। इसलिए ध्यान से जरा देखिएगा, यहाँ पर जो आपका डाइपोल होता है, इस डाइपोल का मोशन केवल और केवल रोटेशनल होता है, केवल घूमेगा, अपनी जगह से खिसकेगा नहीं। क्यों नहीं खिसकेगा? क्योंकि आपको याद था हमारे पास मोशन दो तरह के होते हैं। मैं नाम लेता हूँ, लास्ट ईयर आप गैसेस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ रहे थे, याद है? डिग्री ऑफ फ्रीडम में बताते थे ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। आए देखें ध्यान से, इस केस में नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, बट टॉर्क इज देयर। टॉर्क क्या करेगा? रोटेट करेगा, तो रोटेशनल होगा। इस केस में ध्यान देखो, इसमें दोनों होंगे। इस केस में आपका रोटेशनल तो होना ही है क्योंकि टॉर्क लग रहा है, अलावा इसके आप देखें नेट फोर्स 0 नहीं है, तो जो भी रिजल्टेंट फोर्स होगा वो अपनी साइड, अगर इस साइड ज़्यादा है तो इस तरफ, या इस साइड ज़्यादा है तो इस तरफ, यानी फील्ड के पैरेलल कहीं ना कहीं डाइपोल को ट्रांसलेटरी मोशन भी देगा। इसलिए मैंने कहा था चलो मैं इस कंसेप्ट में ही डिस्कस कर देता हूँ। इसमें कोई डाउट हो तो मुझे पूछें 1 मिनट में। किसी को कोई भी डाउट हो इस केस में तो मुझे बताएं। कोई शंका तो नहीं? बस तो ये आपको मिल जाएगा। आपका आंसर क्या कह रहा है? इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एन एंगल नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हुआ है तो क्या करेगा? चले मैं उल्टी तरफ से चलता हूँ। ये कह रहा है अ ट्रांसलेशनल फोर्स ओनली इन ए डायरेक्शन नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। नहीं, केवल ट्रांसलेशनल नहीं होगा और परपेंडिकुलर टू द फील्ड कतई नहीं होगा। दूसरा कह रहा है ट्रांसलेशनल फोर्स ओनली इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। ये आधा तो सही है, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, लेकिन केवल ट्रांसलेशनल फोर्स नहीं, दूसरा भी लगेगा, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। टॉर्क ओनली, नहीं ये भी गलत है, अकेला टॉर्क नहीं लगता। अकेला टॉर्क वाला केस तो ये था जब आपके पास फील्ड यूनिफॉर्म हो, इसलिए ध्यान देखना। अब हम सही ऑप्शन तक आ गए, समझ में आ गया होगा मैंने उल्टी तरफ से क्यों लिया, क्योंकि पहले ही सही था तो डायरेक्ट आंसर मिल जाता है। तो इसलिए मैंने कहा यहाँ से देखो थॉट प्रोसेस डेवलप हो जाएगी। क्या कह रहा है? टॉर्क एज वेल एज अ ट्रांसलेशनल फोर्स, आपका टॉर्क भी काम करेगा और एज वेल एज ट्रांसलेटरी फोर्स भी काम करेंगे। अब ये आपको समझ में आ जाता है। और ये क्वेश्चन मैंने कहा पीछे आप चेक करेंगे, पीछे क्वेश्चन आपका ये रिपीट भी था किसी एम्स में, फिर ये क्वेश्चन पूछा गया था कहीं, कहाँ पूछा गया था इसको, हमने कहीं पीछे देखा था जहाँ मैं आपसे बोल रहा था कि इसको ये रहा एम्स 2003। द क्वेश्चन वाज रिपीटेड, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंसेस। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हो क्या क्या एक्सपीरियंस करेगा? मैं फिर याद दिलाऊं, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में दोनों साइड के फोर्सेस अपोजिट टू होंगे बट इक्वल नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं नेट फोर्स बचेगा, तो फोर्स भी लगेगा एज वेल एज दो फोर्स लग रहे हैं तो रोटेटरी इफेक्ट या आप कह सकते हैं टॉर्क भी लगेगा। देख लें कोई ऐसा होना चाहिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल किया है, देन इट एक्सपीरियंसेस, क्या क्या एक्सपीरियंस करता है? बोथ में भी नॉन ज़ीरो, दोनों ही आपके, बोथ का मतलब समझ में आ रहा होगा, फोर्स और टॉर्क। 3 ऑप्शन दिख रहे होंगे, कोई कह रहा है फोर्स 0 है, कोई कह रहा है टॉर्क 0 नहीं है। अपना सही आंसर क्या है? ना तो फोर्स 0 होगा और ना ही टॉर्क 0 होगा। तो मैंने कहा मेडिकल के दोनों अच्छे बड़े बड़े एग्जामिनेशंस में कम से कम आपको क्वेश्चन 1-2 बार दिख जाता है। और आगे हम बढ़ते हैं, इसके बाद थोड़ा सा शायद हम लोग लगभग एंड की तरफ मौजूद हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है पॉइंट डाइपोल इज केप्ट एट द ओरिजिन। आपने एक पॉइंट डाइपोल को कहाँ रखा हुआ है? ओरिजिन पर रखा हुआ है। द पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड
पोटेंशियल की चर्चा मैं बाद में बता दूंगा आपको, नेक्स्ट टॉपिक, अभी हम लोगों ने पोटेंशियल पढ़ा नहीं है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डाइपोल ऑन द वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस डी। आपका डाइपोल कहाँ रखा गया है? ओरिजिन पर रखा गया है, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस डी पर आपके पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड कितने होंगे? आपको नजर आ रहा होगा वाई एक्सिस का मतलब हम काय की बात कर रहे हैं? इक्वेटर की। एक चीज़ मैं एडवांस बता देता हूँ, दैट वी विल प्रूव लेटर। इस चीज़ को हम प्रूव करेंगे बाकायदा कि आपका इक्वेटर पर पोटेंशियल 0 होता है। एक आंसर मैं आपको भी फिलहाल रेडीमेड बता देता हूँ, क्योंकि जी मेंस 2019 का क्वेश्चन था, कंबाइंड क्वेश्चन था। दो इलेक्ट्रिक डाइपोल दो जगह आपको मिलेगा, एक आप इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला सेकंड चैप्टर पढ़ोगे। इसी डाइपोल का हम पोटेंशियल भी निकालेंगे एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन में। तो 2019 लास्ट से लास्ट ईयर का क्वेश्चन। पहली बात तो डायरेक्ट फॉर्मूला था, इक्वेटर पे हम प्रूव कर चुके हैं 0। तुम अपना पार्ट चेक करो, अपना पार्ट क्या पूछ रहा है जो तुम अभी पढ़ चुके हो, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ज़रा देखें कौन सी नज़र आती है, ये या ये। चलें, ये तो चूँकि मैंने पोटेंशियल 0 कर दिया है, इसलिए आपको ये सुविधा हो गई कि आपको ये कन्फर्म है कि आपका ऑप्शन इन्हीं दोनों में से एक है। तो ज़रा मुझे बताएं आपका आंसर तीसरा है या चौथा? आपकी आधी समस्या मैंने सॉल्व कर दी है, केबीसी में वाला 50-50 वाला। चूँकि इक्वेटोरियल मैंने बता दिया 0 होता है पोटेंशियल, तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये दो ऑप्शन नहीं है यही दो। अब इनमें से आप बताएं इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस यानी इक्वेटर पे कौन सा आंसर सही है? आंसर 4th, ठीक। बढ़िया, 4th आंसर सही है, बढ़िया। थर्ड में क्या कमी है? नेगेटिव साइन है, आप सही कह रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपको बताता हूं आपका आंसर नंबर 3rd ही सही है। सोचें ध्यान से, मैं फिर रिपीट करता हूं, आंसर नंबर 3rd ही सही है। कितनों को समझ में आता है कि आंसर नंबर 3rd क्यों सही है और कहाँ आप गलती करते हैं जब आप थ्योरी में मजबूत नहीं रहते? क्योंकि आपको ध्यान आएगा हम जब प्रूव करते हैं, आपने प्रूव किया है, ज़रा ध्यान देखिएगा, आपने प्रूव किया है मॉड वेक्टर ई इज इक्वल्स टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर क्यूब। ये आपको याद है? अब ज़रा एक बात ध्यान देखें, क्या इन सारे ऑप्शंस में आपको इस पी के खोपड़ी पे वेक्टर साइन लगा हुआ नज़र आ रहा है? और अगर वेक्टर साइन लगा हुआ नज़र आ रहा है मतलब आपको कहीं ना कहीं डायरेक्शन भी लेना पड़ेगा। ज़रा याद करें इक्वेटोरियल इंटेंसिटी का डायरेक्शन कहाँ होता है? इक्वेटोरियल इंटेंसिटी का डायरेक्शन आप बताते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज, या फिर मैं बताता हूँ आप बताते हैं इसलिए आप ये नहीं कह पाएंगे कि हमने नहीं पढ़ाया। ये कोई नहीं कहेगा कि मैं आईआईटी के लेवल पे नहीं पढ़ा रहा, ये मत कहना। हाँ, तुम नहीं पढ़ रहे ये जरूर कहा जा सकता है, क्योंकि तुम में से कुछ लोगों के नंबर इलेक्ट्रिक चार्ज में नेगेटिव में आए हुए हैं, है ना। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का टेस्ट ही नेगेटिव हो रहा है मैंने कहा यही पढ़ते हैं ना, मॉड वेक्टरी ये मैग्नीट्यूड है। मॉड का मतलब मालूम है, दैट इज द वैल्यू, एंड डायरेक्शन पढ़ रहे हैं अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट। आप जरा अपने आंसर को ध्यान से चेक करें, जब आप वेक्टर ई के फॉर्म में लिख रहे हैं तो आपका ध्यान जा रहा है वेक्टर p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यूब या माइनस वेक्टर p। तो माइनस वेक्टर p, क्योंकि ये बता रहा है वैल्यू तो सेम बता रहा है, लेकिन ये जो माइनस लगा हुआ है ये बता रहा है कि आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ है? नेगेटिव ऑफ द डाइपोल मोमेंट, यानी अपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट। इसलिए मैंने कहा था भैया 12th से जैसे ही यहाँ तक खिसकोगे, सवाल इसका नहीं है कि तुमने क्या पढ़ा, सवाल ये पड़ेगा तुमने कितने अच्छे से पढ़ा, बस दैट्स ऑल। क्या अब ये क्वेश्चन हर आदमी को समझ में आता है? हाँ ना बताएं, बोलो गौतम। पक्का ठीक है, कोई दिक्कत नहीं,
शुरू के 1-2 चैप्टर ही मज़े लेंगे, फिर तो अपने आप समझ में आ जाएगा। एक और देख लेते हैं अब QRG मेंस का 11 जनवरी की शाम का। पहले शायद अपन सुबह वाला ले रहे थे, है ना? हाँ चलो, सुबह नहीं पास हुए कोई बात नहीं, शाम के पास हो लेते हैं। इसलिए कहा जाता है सुबह का भूला शाम तक घर लौट ही आता है। आ जाओ, एन इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसीलिए दिखा रहा हूँ कि बहुत कोई तोप क्वेश्चन नहीं आते मेंस में, और इनमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 1000 वोल्ट पर मीटर इज अप्लाइड टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। भैया इलेक्ट्रिक फील्ड दी है एट एन एंगल 45 थीटा दिया है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट 10 रेज टू पावर माइनस समथिंग दे रहा है। देखते जाओ द वैल्यू, यही सवाल करा रहे थे इतनी देर से, जो नॉर्मल क्वेश्चन करा रहा था यही वाले तो करा रहा था, बस अब की बार मेंस के नाम से हो गया। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, दैट इज U इज इक्वल्स टू माइनस PE कॉस थीटा, रख दो वैल्यू, इंटू ही करना था, छोटा सा इंटू माइनस P था आपका कहाँ है P, इलेक्ट्रिक डाइपोल 10 रेज टू पावर माइनस 29, और देखो बाकी लोग करके आ रहा है कि नहीं। E आपको दिया इलेक्ट्रिक फील्ड 1000 वोल्ट पर मीटर, कॉस थीटा दिए कॉस 45 हो जाएगी 1/√2। किसी को 1/√2 की वैल्यू याद है? देखो एक दो बार पिछले साल बता रहे थे 1.414 की, आप सही हैं। अब 1/√2 की भी डायरेक्ट याद रखिएगा, और 1/√2 की होती है, चूंकि हमने कहा ना जिन लोगों को यहाँ तक पहुँचना है बेटा उन्हें छोटी छोटी वैल्यू याद रखनी पड़ेंगी। अब इसमें कोई ये नहीं कहेगा कि है ना, √2 आप बिल्कुल सही थे, 1.414 1/√2, टाइम नहीं खर्च होना चाहिए, इंस्टेंट आंसर जल्दी निकले तो 1/√2 डायरेक्ट याद है। cos 45, अच्छा ऐसा आदमी जो cos 45 ही जिसको याद नहीं है वो फिर इन क्वेश्चन की बात ही नहीं करे, वो उसके लेवल से ऊपर है ना। तो मैंने कहा cos 45 सीधा 0.707 रख दें, मेरा ख्याल है आ गया 10 रेज टू पावर माइनस 26 ये बच रहे हैं। और ज़रा देखें आपका आंसर आ गया होगा, देखें आया नहीं आया, फुर्ती से चेक करें कौन सा आंसर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। यहाँ पर लगेगी कैलकुलेशन, ना तो यहाँ पर 12th लगेगा ना 11th लगेगा, 7वीं या 6वीं क्लास लगेगी पावर वाली। देखें, क्योंकि अगर आप इसके बाद आंसर नहीं निकाल पा रहे तो बेटा मैं भी नहीं निकलवा सकता, ये याद रखिएगा। बढ़िया, किसी का कोई आंसर? थर्ड आस्था, और किसी का कोई? चलो वैसे ही देख लो यार, 10 - 26 हो रहे हैं, 10 - 26 एक और इसमें डाल दो 7 हो गया, और 10 - 27 हो गए, और माइनस तो है ही, इसमें कैसे खाऊंगा, तो वैसे ही हो गए। ठीक, कैलकुलेशंस मैंने जो कहा अपनी ठीक कर लें, इनटू और डिवाइड, डेसिमल दाएं से बाएं बाएं से दाएं ले जाना, ठीक है ना। तो ये आपके क्वेश्चंस मैंने कहा जनरली बहुत सारे एकेडमिक लेवल से लेके मैंने कहा मेंस के लेवल तक मैंने इसलिए करा दिए कि आपको समझ में आए, ये तमाम सारे क्वेश्चंस आप आराम से कर सकते हैं। ठीक, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिएगा।